हेलो बच्चों, आज हम बात करेंगे ब्लड क्लॉटिंग की और इसकी पूरी मैकेनिज्म की। ये यहाँ पे मैंने चार्ट बनाया हुआ है, लेकिन पहले मैं आपको चार्ट व्हाइट पेपर पे समझाऊं, तब जाके फिर मैं आपको इसको जो है एक बार रिवीजन करवा दूंगी। यहाँ पर जो ब्लड क्लॉटिंग है उस मैकेनिज्म को हम एक नाम से जानते हैं, या हम ये कह सकते हैं कि ब्लड क्लॉटिंग को एक और नाम से हम बोलते हैं, जिसे हम बोलते हैं हीमोस्टेसिस। हीमोस्टेसिस वर्ड के नाम से भी जानते हैं। जो ब्लड क्लॉटिंग मैकेनिज्म है ये तब एक्टिवेट होती है जब हमारी बॉडी में हमें कोई कट लग जाता है या कोई इंजरी हो जाती है। ठीक है, तो इस ड्यूरेशन में क्या क्या स्टेप्स होती हैं उसके बारे में हम बात करेंगे। जैसे ही हमारे पास हमें कोई कट लग जाता है, कट या वुंड हो जाता है, तो हमारे पास दो चीजें एक्टिवेट हो जाती हैं। हम बोलते हैं कि हमारी बॉडी में दो मेन चीजें एक्टिवेट हो जाती हैं। एक तो प्लेटलेट्स एक्टिवेट हो जाते हैं और दूसरा उस पर्टिकुलर एरिया का इंजर्ड टिश्यू एक्टिवेट हो जाता है। जैसे ही यहाँ पर जो प्लेटलेट्स हैं वो एक्टिवेट होती हैं और एक्टिवेट होके वो एंडोथ्रोम्बोप्लास्टिन करके एक जो है प्रोटीन सिंथेसाइज करने लगती हैं और इंजर्ड टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन सिंथेसाइज करने लगता है। यानी प्लेटलेट्स जैसी एक्टिवेट होती हैं वो एंडोथ्रोम्बोप्लास्टिन बनाती हैं और इंजर्ड टिश्यू एक्सोथ्रोम्बोप्लास्टिन बनाता है। जैसे ही ये दोनों बन जाते हैं, यहाँ पर ये प्लाज्मा प्रोटीन से रिएक्ट करते हैं। ये रिएक्ट करते हैं विद प्लाज्मा प्रोटीन, और इसके लिए किसकी मदद लगती है? इसके लिए मदद लगती है कैल्शियम की। यानी कि ये कैल्शियम आयन की प्रेजेंस में रिएक्ट करते हैं और यहाँ पर एंडो और एक्सोथ्रोम्बोप्लास्टिन प्लाज्मा प्रोटीन के साथ रिएक्ट करके कैल्शियम की प्रेजेंस में ये बनाते हैं प्रोथ्रोम्बिनेज एंजाइम। प्रोथ्रोम्बिनेज एंजाइम बनाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर जो प्रोथ्रोम्बिनेज है इसको आप देखना, कई बुक में आपको थ्रोम्बोकाइनेज के नाम से भी पता लगेगा। ठीक है, कई बुक्स में आप प्रोथ्रोम्बिनेज की जगह थ्रोम्बोकाइनेज भी आपको दिखेगा। तो थ्रोम्बोकाइनेज ओल्डर वर्जन है। ठीक है, अब जैसे ही थ्रोम्बोकाइनेज एंजाइम एक्टिवेट होता है तो इसके अलावा बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स एक्टिवेट होते हैं जिसे हम प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर्स बोलते हैं। प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर्स है, यानी कि जो प्रोथ्रोम्बोकाइनेज जो है प्रोथ्रोम्बिनेज जो है वो एक पर्टिकुलर कॉम्प्लेक्स एंजाइम्स हैं जो कि थ्रोम्बिन के एक्टिवेटर्स को इनिशिएट करते हैं। अब जैसे ही प्रोथ्रोम्बिनेज एक्टिवेट हुआ, प्रोथ्रोम्बिनेज क्या करता है? प्रोथ्रोम्बिन को कैल्शियम की प्रेजेंस में किस में कन्वर्ट कर देता है? थ्रोम्बिन में कन्वर्ट कर देता है। प्रोथ्रोम्बिन कैल्शियम की प्रेजेंस में थ्रोम्बिन में कन्वर्ट कर देता है और ये काम कौन करता है? प्रोथ्रोम्बिनेज काम करता है। ठीक है, प्रोथ्रोम्बिनेज ये काम करता है। थ्रोम्बिन जो होता है वो क्या करेगा? फाइब्रिनोजन जो एक तरीके का सॉल्युबल प्रोटीन है, सॉल्युबल जो प्रोटीन है इसको कैल्शियम की प्रेजेंस में बेटा वो किस में कन्वर्ट कर देता है? वो कन्वर्ट कर देता है फाइब्रिन में कन्वर्ट कर देता है, और ये एक तरीके का इनसॉल्युबल प्रोटीन होता है। अब बेटा ये इनसॉल्युबल है तो ये कैसा होता है? ये ऐसा थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स बना लेता है ये फाइब्रिन। ठीक है, और इस जो ऐसा नेटवर्क जैसा स्ट्रक्चर बना लेता है और इसके अंदर जो है जो ब्लड कार्पसल्स हैं वो ऐसे ट्रैप होके रह जाती है। ठीक है, इस तरीके से जैसे अपन रफू नहीं करते उस तरीके का ये फाइब्रिन अपने डेड एलिमेंट्स और ब्लड कार्पसल्स को ऐसे ट्रैप करके रख लेता है। ठीक है, तो इस पूरे सिस्टम को, इस पूरे नेटवर्क, ये जो फाइब्रिन का नेटवर्क है और जो ब्लड का डेड एलिमेंट्स है, ब्लड का जो डेड एलिमेंट्स है, इसको मिला के हम क्या कहने लग जाते हैं? इसको मिला के हम कहने लग जाते हैं क्लॉट या कोएगुलम बोलने लग जाते हैं। कोएगुलम बोलने लग जाते हैं, जो कि किस तरीके का होता है? जो कि डार्क रेडिश ब्राउन कलर का होता है। ठीक है, इस रेडिश ब्राउन कलर का होता है और इसको हम स्कम भी बोलते हैं। स्कूम या स्कम ज्यादा प्रेफरेंस होती है ना, जैसा भी आप प्रोनाउंस करना चाहो, स्कम होता है ये। ठीक है, अब यहाँ पर क्लॉटिंग के बाद एक और एक्टिवेट हम ये बोलते हैं, क्योंकि क्लॉटिंग के बाद एक पेल येलो लिक्विड भी बाहर आता है जिसे हम बोलते हैं सीरम। ठीक है, क्लॉटिंग के बाद एक और पेल येलो लिक्विड बाहर आता है जिसे हम बोलते हैं सीरम। इसमें एंटीबॉडीज होती हैं बहुत, और ये जो सीरम होता है
बेसिकली ये प्लाज्मा ही होता है, लेकिन ऐसा प्लाज्मा जिसके अंदर क्लॉटिंग फैक्टर्स नहीं होते। ठीक है, यानी कि अगर मैं प्लाज्मा में से क्लॉटिंग फैक्टर्स हटा दूं तो वो आपका क्या बन जाएगा, सीरम बन जाएगा। ठीक है, क्लियर है यहाँ पर। तो यहाँ पर जो है, अब मैं इस तरीके से आपको एक बार ये जो मैकेनिज्म है ये पूरी मैं आपको यहाँ के थ्रू, इस चार्ट के थ्रू भी समझा देती हूँ। देखिए, सबसे पहले जब हमारा ब्लड लॉस होता है या इंजरी होती है तो हमें प्लेटलेट्स और टिश्यूज एक्टिवेट होते हैं। ये आपके टिश्यूज यहाँ पर कौन सा रिलीज करते हैं, एंडोथ्रोम्बोप्लास्टिन, है ना, मैं इसमें केवल शॉर्ट में लिख रही हूँ। और जो टिश्यूज हैं, है ना, प्लेटलेट्स एंडोथ्रोम्बोप्लास्टिन रिलीज करती है और टिश्यू एक्सोथ्रोम्बोप्लास्टिन रिलीज करता है। उसके बाद ये दोनों आपस में रिएक्ट करते हैं और प्लाज्मा प्रोटीन को कैल्शियम की प्रेजेंस में किस में बना लेते हैं, आपका जो है ये आपका थ्रोम्बोकाइनेज, या हमने इसको जो नाम दिया है प्रोथ्रोम्बिनेज, प्रोथ्रोम्बिनेज को एक्टिवेट कर देता है ना, प्रोथ्रोम्बिनेज बना लेता है। अब ये जो प्रोथ्रोम्बिनेज होता है, प्रोथ्रोम्बिन को कैल्शियम की प्रेजेंस में थ्रोम्बिन में कन्वर्ट करता है। और ये जो थ्रोम्बिन होता है, ये एरो गलत लग गया बेटा, ये जो थ्रोम्बिन होता है ये फाइब्रिनोजन को फाइब्रिन में कन्वर्ट करता है कैल्शियम की मदद से। फाइब्रिनोजन जो होता है ये सॉल्युबल प्रोटीन है और आपका फाइब्रिन जो होता है वो आपका इनसॉल्युबल प्रोटीन है। ठीक है, और ये जो आपका फाइब्रिन है ये आपका इस तरीके का नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर बना लेता है और इस नेटवर्क के अंदर जो डेड एलिमेंट्स होते हैं उनको हम क्लॉट, डेड एलिमेंट्स के साथ ये पूरा जो सिस्टम रहता है इसको हम क्लॉट या कोएगुलम या रेडिश ब्राउन स्कम भी कहने लग जाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर ये मैंने पूरी मैकेनिज्म भी आपको समझा दी है। यहाँ पर हम कुछ पर्टिकुलर जो पॉइंट्स हैं हमारी, वो जो इंपॉर्टेंट है वो हम याद कर लेते हैं। प्लाज्मा के अंदर क्लॉटिंग फैक्टर्स अगर हटा दिए जाएं जैसे फाइब्रिनोजन वगैरह, तो उसको हम सीरम कहने लग जाते हैं। ठीक है, ये वही बात है। अब जो अभी हमने पूरे प्रोसेस में देखा कि कैल्शियम आयन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है, तो कैल्शियम के बिना ये कैस्काडे स्टॉप, जो कैस्काडे यानी कि ये जो पूरा सिस्टम चल रहा है, पूरा जो प्रोसेस चल रहा है, ये स्टॉप हो जाएगा। इसके अलावा विटामिन के जो है वो रिक्वायर्ड होता है इन क्लॉटिंग फैक्टर्स के सिंथेसिस के लिए। तो विटामिन के इज रिक्वायर्ड टू सिंथेसाइज द क्लॉटिंग फैक्टर। इसके अलावा जो कुछ एंटीकोएगुलेंट्स हैं जो कि क्लॉटिंग को रोकने का काम करते हैं वो होते हैं ईडीटीए। ठीक है, इसके अलावा ऑक्जेलिक एसिड और हिरुडिन। ठीक है, हिरुडिन आपको जो है लीच में देखने को मिलेगा। आई होप आपको लेक्चर समझ में आया होगा। अगर आप हमारी ऑनलाइन क्लासेस के लिए बात करना चाहते हैं तो हमारे इस गिवन नंबर पे कांटेक्ट करना चाहते हैं, जिसमें हम 11th 12th और नीट बहुत जो है डिटेल में इसमें हम समझा रहे हैं। थैंक यू।